हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो एवरीवन, आज की ये जो क्लास है, आज की क्लास में मैंने एक स्टोरी लिया है क्लास 8th का, जो कि रचना सागर की बुक है, टुगेदर विथ एक्सप्रेशंस इंग्लिश मल्टी स्किल कोर्स बुक। इसका यूनिट 1 का सेक्शन बी है। सेक्शन ए की वीडियो ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुका हूँ। जिन्होंने भी ना देखा हो, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख पाएंगे, 6th 7th 8th या फिर जितनी भी क्लासेस की वीडियोस मैंने अपलोड किया है। और स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का अभी मैसेज आया था कि उन्हें नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं जब भी मैं लाइव आता हूँ। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, बेटा आप लोग करते क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन नहीं करते हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब कभी भी मैं वीडियो अपडेट करूं, रिसेंटली आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो सेक्शन बी, द स्टोरी इज दैट अ पीस ऑफ पीस, मतलब शांति का एक जो टुकड़ा है, क्या है यहाँ पे, क्यों ये टाइटल रखा गया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो स्टोरी है एक्चुअली थोड़ी सी रिलेटेड आपके जो अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड ये है। और आई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो कहा क्या जा रहा है कि ओवर 200 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका was joined with Australia, Africa, South America, India and न्यूजीलैंड इन द सुपर कॉन्टिनेंट। सो लगभग 200 मिलियन साल पहले की अगर बात करें, जो साइंटिस्ट बताते हैं, तो जितने बेटा आपके कॉन्टिनेंट्स हैं ना, सब ये सब गोडवाना कॉन्टिनेंट से ये इंटरलिंक थे। और इन्होंने इन सभी ने मिलकर के किसका निर्माण किया था? सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो इसके ड्रिफ्ट थियरी आई, कैसे इसका विखंडन हुआ, मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर, इसके मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अप एंड द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट बिगन फॉर्म, यानी कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और आज की जो कॉन्टिनेंट है क्या हुई? बन। सो उसी पे देखिए बेस्ड स्टोरी है। एंड द रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेजेस बनी, एंड आफ्टर मेकिंग इट्स फाइनल डिटैचमेंट ऑफ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड अबाउट 40 मिलियन ईयर्स एगो। ये पूरा जो प्रोसेस है लगभग 40 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। एंड अंटार्कटिका सेटल्ड इनटू इट्स पोलर पोजीशन एंड बिगन टू कूल ड्रामेटिकली। इसके बाद अपने पोलर पोजीशन पे वो आता है और धीरे धीरे वो क्या होती गई? काफी ठंडी प्लेस बनती चली गई। अब देखिए आते रीड एंड रिजॉइस, यहाँ पे एक स्टोरी है, उसको हम लोग स्टार्ट करते द मेन थिंग। सो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन enthusiastic about exploring and discovering। बेटा देखिएगा, इस थोड़ी सी आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जब तक आप स्टोरी को नहीं जानेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होंगे, आपको रटना पड़ेगा। अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है? तो स्टोरी को समझिए थोड़ा सा, आपको मे भी बहुत लॉजिकल स्टोरी नहीं लगेगी कि कहानी कोई इंटरेस्टिंग सी कहानी होगी। तो स्टार्टिंग में भी आपको एक डिटेल्स मिलेंगे, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये मत परेशान होइएगा कि वीडियो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। बस आपको सिलेबस चूंकि कवर करना, आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए पढ़िए। सो राइटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो हमेशा से बहुत इंथुजियास्टिक रहे हैं किस चीज़ के लिए? चीज़ों को एक्सप्लोर करने में और डिस्कवर करने में, हमेशा कुछ ना कुछ खोजने की, तलाश करने की के लिए हमेशा वो इंथुजियास्टिक यानी एक्साइटेड रहे हैं। Antarctica seems to be a frozen piece of land and with no permanent human settlement. Yet permanent damages is being done to a place which is perfectly, beautifully, literally untouched by human activity. Wonder how. अब देखिए है कि अंटार्कटिका आप सब लोग को पता है, बेसिकली आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि एक फ्रोजन प्लेस है जो कि बहुत ही ठंड जो है एरिया है, ठीक है? और विथ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर लोग परमानेंट रूप में नहीं रहते हैं। यहाँ के लोग आते हैं घूमने के लिए या फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई परमानेंट लाइफ नहीं है। इसके बावजूद, सबसे आश्चर्यचकित होने के बावजूद है ये जो इतना शानदार सुंदर जो है जगह, जो अनटच्ड बाय ह्यूमन, जिसको इंसान ने छुआ नहीं है, फिर भी ये क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, इसको कहीं की क्षति हो रही है। आखिर क्यों? अब कारण क्या हो सकता है? आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो रीजन आपको मालूम है क्या है? वो आपका पोल्यूशन फैक्टर्स हैं।
सो वंडर हाउ, चलिए आज देखते हैं यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट होती है कैप्टन कुक के बारे में कि कैप्टन कुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस अंटार्कटिक सर्किल. कुक्स एक्सपेडिशन sailed 109 sailed 500 kilometer and penetrated further south than anyone before. जहाँ पे कैप्टन कुक की बात की जा रही थी, ये कैप्टन कुक जो है पहले पर्सन थे जो कहाँ पहुंचे, अंटार्कटिक में पहुंचे. और उनका जो एक्सपेडिशन था, देखिए एक्सपेडिशन क्या होता है, जो आपकी यात्राएं होती हैं बेटा उसको बोलती हैं. और उनका जो ये एक्सपेडिशन था कहाँ पहुंचने वाला, अंटार्कटिक पहुंचने वाला. यानी कि इसकी पहले भी उन्होंने कई सारे जो हैं यात्राएं की थी, बट इनकी जो ये यात्रा थी वो उसका यात्रा नंबर कौन सी थी, 109 थी. और इस यात्रा में उन्होंने लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी क्या किया, कवर करने के बाद सबसे पहले वो कहाँ पहुंचे, अंटार्कटिक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए. एंड डिस्पाइट हिज फर्स्ट रिमार्केबल circumnavigation of Antarctica in 1773, done without losing a single crew member, Cook failed to find the southern continent itself. Cook simply had a poor luck upon leaving the frozen southern seas of the last time Cook wrote. अब देखिए, अब हुआ कि 1773 में जो कुक थे, एक बार उन्होंने फिर एक जो है यात्रा और किया था, बट उस बार वो फेल हो गए थे, असफल हो गए थे. कौन सा, ये साउथर्न कॉन्टिनेंट को ढूंढ नहीं पाए थे, उस चीज़ में असफल हो गए थे. हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उनके जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे, उसमें से कोई भी लॉस नहीं हुआ. यानी कि अक्सर जब ऐसी आप ट्रेवल्स करते हैं जो डेंजरस होती हैं, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई न कोई बीच में गुम हो जाता है. लेकिन आगे वो कहते हैं कि वो सब तो ठीक है कि बहुत अच्छा था कि कोई इसमें से लॉस नहीं हुआ, सब सारे क्रू मेंबर्स वैसे ही जीवित वापस आ गए, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची. लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनका लक पुअर था. किस बात में पुअर लक था कि जो फ्रोजन साउथर्न सी था लास्ट टाइम जहाँ विजिट किया था, उसको वो टच नहीं कर पाए. अब जब वो वहाँ पे गए तो उनका पुअर लक ये था, उन्हें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा. उसी पे वो लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं कि थिक फॉग्स, स्नो स्टॉर्म, intense cold and every other things that can render navigation dangerous. तो कहते हैं जब हम ये यात्रा जो लास्ट वाली कर रहे थे जिसमें हम फेल हो गए थे उस कॉन्टिनेंट को सर्च करने में, तो कारण क्या था, क्योंकि हमारी मुलाकात किसी बहुत थिक फॉग, बहुत तेज फॉग्स का हमें सामना करना पड़ा. स्नो स्टॉर्म, बर्फ की आंधियां थी और बहुत ठंड थी. और ये सब चीज़ें ऐसी थी जो हमारे नेविगेशन, हमारा जो रास्ता था उसको डेंजरस बनाने में क्या था, पर्याप्त था. वन हैज़ टू एनकाउंटर, सब लोग को इस चीज़ का सामना करना पड़ा. एंड दीज डिफिकल्टीज आर ग्रेटली हाइटेंड बाय द इनएक्सप्रेसिबल हॉरिड एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री. और ये जो सिचुएशन थी, इस हाइटेंड इतनी ज़्यादा थी कि सच पूछे तो इस कंट्री के इस लाइक डिफिकल्टीज को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. अ कंट्री डूम्ड बाय नेचर, एक ऐसा कंट्री, यानी एक ऐसा भाग, नहीं कौन किसकी बात, अंटार्कटिका की बात किया जा रहा है. एक ऐसा नेचर जो किससे प्रभावित है, बिल्कुल से डूम्ड. यानी कि यहाँ पे देखिए डूम्ड मतलब जितने भी नेगेटिव एनर्जीज की है बात की जा रही है. डूम्ड बेटा यहाँ पे यूज किया गया किससे भरा हुआ है, स्टॉर्म से, इंटेंस कोल्ड से, थिक फॉग से, उसकी बात की जा रही है. एक ऐसा जगह जो इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, वहाँ का जो डिफिकल्टीज थी उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं. Never wants to feel the warmth of sun rays, but lies forever buried under everlasting snow and ice. अब देखिए कहते क्या है कि never once feel the warmth of the sun rays. ये जो जगह है, इस जगह ने कभी भी किसका, सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं है, सूर्य की गर्मी को उसने कभी भी एहसास नहीं किया. और साथ ही साथ यहाँ चारों तरफ पड़ी हुई क्या, कभी ना खत्म होने वाली क्या, स्नो और आइस, बर्फ चारों ही तरफ आपको क्या करेगी, इस जगह पे दिखाई देगी. आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पैसेज में. अदर एक्सप्लोरर्स हैड different point of view. Those who have set foot on the frozen continent have been inspired by its beauty and tranquility. On one of the student expedition on ice, Mohit Agrawal of class 11th described an experience of a lifetime as he calls it. अब देखिए आगे राइटर लिखते हैं कि और भी कई सारे एक्सप्लोरर्स वहां पे गए जिन्होंने उस
बर्फ से जमी हुई जो कॉन्टिनेंट है उस पर अपने कदम रखे, उन्होंने एक अलग अलग चीज़ें क्या किया, व्यू दिया, अलग अलग चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और वहाँ की सुंदरता और वहाँ की जो ट्रांसक्विलिटी है, जो शांत है, जो वीरानता है, जो सोलाइटनेस है, उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसको क्या किया, अलग अलग तरीके से क्या किया, एक्सप्रेस किया। और आगे राइटर बताते हैं कि वहाँ पे एक स्टूडेंट का भी क्रू जो है कहाँ गया, तो उस यात्रा में एक यात्रा में गया हुआ था। उसी में से एक बच्चा था कौन, मोहित अग्रवाल, जो कि क्लास 11th को उसने अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया और बोला कि वो उसके लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। अब आगे जो है क्या है डिटेल्स उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स, दीज ऑल आर रियली वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या स्टोरी है। एंड वन मोर थिंग एवरीवन, चाहे भले ही आपको स्टोरी बोरिंग क्यों ना लगे, कैसी भी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट लेवल अच्छा है। अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है फिर भी आप स्टोरी को जानिए, क्योंकि इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो लुक, सब जो स्टूडेंट ग्रुप गया हुआ था, देखिए वहाँ पे जो है जो मोहित अग्रवाल थे वो क्या कहते हैं वहाँ पे हम आगे देखते हैं। सो ही रिकॉल्स, वो याद करते हुए कहते हैं क्या है, विद द ग्रेट एक्साइटमेंट हिज वंडरफुल जर्नी टू द एज ऑफ द अर्थ। और याद करते हुए काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ बताते हैं कि उनकी जो जर्नी थी कहाँ पे, एज ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के किनारे तक उनकी जो जर्नी थी क्या थी, कैसी थी, आगे वो डिटेल में बता रहे हैं। कहते हैं कि देयर वर 16 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर हेडेड बाय प्रोफेसर ग्रीन, कि हमारे ग्रुप में 16 बच्चे थे और 4 टीचर थे, और जिनके जो लीडर थे कौन थे, प्रोफेसर ग्रीन थे। They reached to White Continent in the month of September, a fairly good month for explore Antarctica। यानी कि वे लोग, यानी कि हम लोग कहाँ पहुँचे, अंटार्कटिका पहुँचे। किस मंथ में, सितंबर मंथ में, जो कि काफ़ी अच्छा मंथ माना जाता है वह एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ की जानकारी कलेक्ट करने के लिए। The students were surprised to see numerous seals come to shore and then were horrified to learn that these seals were killed with the clubs and rifles. Professor Green said sometimes they are shot at in the water from boats, and 3 out of 5 seals are also lost and many seals wounded. Shooting the seals in water is the most destructive method of hunting of them। अब जो वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स थे, उनके बारे में उन्हें जान के काफ़ी सरप्राइज हुआ और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कई सारे निमरस, कई प्रकार के उन्होंने सील्स को देखा। वहाँ के किनारों पे, बर्फ के किनारों उन्हें क्या दिखाई दिए, सील्स। आप आई होप आप लोगों ने सील्स आपने भी देखा होगा। बेसिकली ये बीच में पाए जाते हैं, काफ़ी चिकने बॉडी के होते हैं ये, और उनके बारे में डिटेल बताया गया जिसको देख के सुन के वो लोग काफ़ी सरप्राइज हो गए कि जो सील्स है उनको लोग कैसे, उनका शिकार कैसे करते हैं, कैसे उनको मारते हैं। क्लब्स यानी कि जो भाला होता है, भाला या फिर राइफल से उनको लोग मारा करते हैं, उसकी उनका शिकार किया करते हैं। और कभी कभी तो बोट पे, नाव से भी क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं। और इस तरह के शिकार में लगभग 5 में से 3 सील्स क्या हो जाती हैं, खो जाती, यानी कि मर जाती हैं। और कई सील्स तो क्या हो जाती, घाव, उनको घाव पहुंचता है, वो घायल हो जाती हैं। और आगे वो बताते हैं मिस्टर ग्रीन कि ये जो तरीका है किसको, सील्स को लाइक मारने का, ये बहुत ही खतरनाक तरीका जो बहुत ज़्यादा जो है लोग प्रयोग में लाती हैं। नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं कि सो द प्रोफेसर entertained the students with a piece of information saying, while trying to kill the seals, sealers often get bitten and frequently on the fingers. The result is very nasty and painful infection, as the finger goes septic, followed by the loss of use of that finger. It will still be there but completely immobile. It is known as sealer's finger. Ironically, not used to pull the trigger to shoot the seals. सो प्रोफेसर जो है बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए कहते हैं, शिकार तो ठीक है वो करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सील्स भी क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए जो है क्या करते हैं, उनको काट भी लेते हैं। जो लोग शिकार करने आते हैं उनको काट लेते हैं, उनके फिंगर्स को काट लिया करते हैं। और इससे क्या होता है, रिजल्ट में उनको बहुत ही नेशनल, बहुत ही गंदा, बहुत ही पेनफुल जो है क्या हो जाता है, पेनफुल होता है वो, और इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब चूंकि उनकी फिंगर क्या हो गई है, सेप्टिक हो गई, इन्फेक्टेड हो गई है, तो उससे दिक्कत क्या होती है, उनका जो फिंगर होता है, जिस फिंगर पे सील ने काटा हुआ होता है, इन्फेक्टेड होने की वजह से वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाता है। फिर भविष्य में वो कभी भी उसका यूज़ किसी भी सील को शूट करने में जो है, या ट्रिगर को दबाने में नहीं कर पाते, यानी कि वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देती है, वो इमोबाइल हो जाती है। कौन, वो फिंगर, जो भी फिंगर में वो सील काटती है।
Now, the group stood at one place and simply turned around. They simply could not take enough of the beauty of the quiet, stark, white, glistening land and with no wildlife. The 24-day hours daylight was extraordinary experience. अब वो जो ग्रुप था एक प्लेस पे खड़ा हो जाता है और क्या करता है, टर्न अराउंड, चारों तरफ मुड़ता है, क्या करने के लिए, वहाँ की ब्यूटी को का आनंद लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ब्यूटी इतनी शानदार होती है, जो चमक रही होती है, जहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं है, उस वाइट यानी कि बर्फ से ढकी हुई सुंदरता को देखने के लिए वो चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। वो जो जगह थी, आपको पता है बेटा, उस जगह पे जो 24 आवर्स क्या होता है, डे लाइट होता है, यानी कि वहाँ पे दिन होता है। और ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफ़ी अच्छा था। आपको पता 6 महीने दिन और रात, आप आई होप आपने सुना होगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। एवरीथिंग सीम टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब सब कुछ एकदम स्ट्रेंज, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग दिख रहा था। दे नोटिस दैट इवन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्लाइमेट एंड वेदर वर नॉट प्रेडिक्टेबल। उन्होंने एक चीज़ और नोटिस किया कि वहाँ के कुछ ही क्षण का जो मौसम होता था उसे भी भविष्यवाणी, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। अगले क्षण कैसा मौसम हो जाए, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में कहना मुश्किल होता था। When they really did not expect was some of the incredible warm days they got. कभी कभी जब वो उम्मीद नहीं करते थे कि आज कोई वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी, तो उन्हें कहा क्या, वार्म डेज का भी सामना करना पड़ता था। अंटार्कटिका एंड वार्म, अरे अब आप लोग के दिमाग में भी देखिए क्वेश्चन आया होगा। अभी अभी मैंने बताया क्या कि अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिक है, वहाँ पे क्या है कि जो प्लेस है काफ़ी ठंडा प्लेस है। बट यहाँ पे देखिए राइटर ने क्या लिखा, कभी कभी जो है इनक्रेडिबल वार्म डेज दे गॉट, कभी कभी उन्हें गर्मी का सामना भी उस ठंडे प्रदेश में जो बर्फ से घिरा हुआ उन्हें करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में देखिए वार्म के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, वार्म के बाद, तो आखिर क्यों? यस, दे एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। यही ग्लोबल वार्मिंग जिसका हमने अभी अब स्टार्टिंग में बात किया था कि ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, और ये वहां पर उन्होंने गर्मी के साथ क्यों किया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द वार्म टेम्परेचर वॉज सॉफ्टनिंग द स्नो एंड मेल्टिंग द ग्लेशियर्स। जो टेम्परेचर जो गर्म हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, वो बर्फ थे वो सॉफ्ट होने शुरू हो गए थे, एंड मेल्टिंग द ग्लेशियर्स, वहां के जो ग्लेशियर्स थे वो पिघलना शुरू हो गए थे। वाइल anchored close to the port Lockroy, the temperature soared to tropical 13 degrees Celsius. Mohit could not help remarking, "This is t-shirt and short weather." So देखिए यहाँ पे कहते हैं वाइल एंकल्ड क्लोज टू द पोर्ट लॉकरी, ये प्लेस है जहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना जो टेंट लगाया, उसमें टेम्परेचर जो था वो क्या नापा गया, वहाँ पे 13 डिग्री सेल्सियस नापा गया। और मोहित कुड नॉट रिमार्क, मोहित को ये काफ़ी मतलब कि अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। दिस इज टी शर्ट एंड शॉर्ट वेदर, क्या ये जो वेदर यहाँ पे क्या है, टी शर्ट और शॉर्ट का वेदर, शॉर्ट्स का वेदर था। बाय इवनिंग, शाम तक, बाय देयर वॉच नॉट बाय द मून लाइट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इवनिंग मतलब उनके वॉच के अकॉर्डिंग शाम को 5-6 बजे रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो 24 आवर्स डे लाइट था, तो उनके किसके अनुसार, वॉच के अनुसार। आगे देखिए लिखा है कि मून लाइटिंग, चांद की रोशनी वहाँ पे नहीं थी, उसके अनुसार द ग्रुप गॉट into their big tent and they hurried to grab their, आगे देखिए चलते हैं, तो सारा ग्रुप कहाँ जाता है, अपने टेंट में जाता है। आगे क्या स्टोरी है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि बेटा ये ऑनलाइन क्लास है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितने से आपको स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। सो देखिए वो लोग अपने कहाँ जाते हैं, टेंट्स में जाते हैं, मग ऑफ हॉट चॉकलेट मिल्क, और क्या करते हैं, अपने अपने हॉट चॉकलेट का मग लेते हैं। क्यों हॉट चॉकलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी के लिए प्लस गर्मी के लिए। दे वंडर्ड इफ दे वुड गेट ओनली आइसक्रीम थ्रू आउट देयर स्टे इन अंटार्कटिका विथ आइस एंड स्नो blanketing virtually the entire continent. The environment was believed to be just too harsh and barren to support anything beyond occasional human visitors. It was believed that Antarctica has virtually no life. This is untrue. अब देखिए स्टार्ट करते हैं, और अब देखिए वहाँ पे जो बच्चे थे वो क्या इमेजिन कर रहे थे कि दे वंडर, वो लोग सरप्राइज थे, इफ़ दे वुड गेट ओनली आइसक्रीम थ्रू आउट देयर स्टे इन अंटार्कटिका, क्योंकि अभी तक वो लोग इमेजिन कर रहे थे कि जब वो अंटार्कटिका में स्टे करेंगे तो उन्हें केवल क्या मिलेगी,
आइसक्रीम शायद खाने को मिलेगी विथ आइस एंड स्नो ब्लैंकेटिंग वर्चुअली द इंटायर कॉन्टिनेंट, क्योंकि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है वो जो कि चारों तरफ से आइस और बर्फ की चादरों से घिरा हुआ है। वहां पर उन्हें क्या मिलेगा? केवल आइसक्रीम मिलेगी, नहीं सब कुछ जमा हुआ होगा। The environment was believed to be just harsh to be barren support anything beyond occasionally human visitors। उन्हें लगता था कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो सर्वाइव नहीं कर सकती है एक्सेप्ट ह्यूमन विजिटर्स को छोड़ के। लेकिन क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अंटार्कटिका में कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि दिस इज अनट्रू, ये बात सत्य नहीं थी, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती थी। Scientists have in recent years learned that while the life might not be visible, it is most definitely there is a snow in the ice, in the lakes, in the streams under the ice and in the water under the ice sheet। तो साइंटिस्ट ने वहाँ पे क्या किया है, अभी फिलहाल के सालों में सर्च किया कि वहाँ पे कोई भी लाइफ विजिबल नहीं हुई, कोई भी लाइफ उन्हें दिखाई नहीं दी, चाहे कहाँ हो, चाहे स्नोज में, आइस में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, कहीं भी उन्हें जो है लाइफ दिखाई, जीवन का कोई भी लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दिया। यानी कि वहां से रिलेटेड कोई भी उन्हें जो है लाइक क्रिएचर बेटा वहां पे दिखाई नहीं दिया कि कोई भी वहां पे ह्यूमंस जो यहाँ से जाते थे वही एक जीवित प्राणी वहां पे उन्हें दिखाई दिए, साइंटिस्ट को और कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसलिए वहां पे क्या माना गया कि वहां पे लाइफ नहीं है। आगे चलते हैं। इट इज़ अ किंगडम ऑफ माइक्रोब्स। एक्चुअल में जो ये प्लेस है ये किसका? माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको आप अपनी टीनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए बेटा आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। देखिए आगे में लिखा कि टीनी बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे टीनी माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज रहते हैं। And these are extremely small, but an Antarctic researcher has calculated that the mass of living cells in Antarctica equals or exceeds all the living creature in the fresh water lakes, rivers and stream elsewhere on the earth। और वो कहते क्या है कि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट ने वहाँ पे रिसर्च किया और कैलकुलेट किया कि जितनी मास यानी कि पॉपुलेशन लिविंग सेल्स, जो लिविंग जितने लिविंग सेल्स यानी कि लिविंग सेल्स कहाँ रहते हैं? अंटार्कटिका में रहते हैं। वो शायद बराबर या ज़्यादा है किनकी तुलना में? जितने क्रिएचर्स हमारे पृथ्वी पर समुद्रों में, नदियों में या फिर कहीं भी पृथ्वी पर जितने क्रिएचर्स मतलब कई कई तरह के हैं ना क्रिएचर्स रहते हैं, उन सब की तुलना में शायद उनके बराबर या फिर उनसे कहीं ज़्यादा माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? उस अंटार्कटिक में रहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मोहित, the most inquisitive of all, asked Professor Green, Antarctica is covered with ice. How would it matter if some of the ice melt here? Professor Green could not help smiling and remarked, Mohit, it is true that this continent has a lot of ice. Only about 0.4% of Antarctica is not covered by ice। देखिए आपको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिल रही है। Moreover, in the winter, Antarctica double in size due to the sea ice that forms around the coast। तो यहाँ पे उन सभी में जो सबसे जो एक्साइटेड जो बच्चा तो प्रोफेसर ग्रीन से पूछता है कि प्रोफेसर ग्रीन जरा ये बताइए कि चूंकि ये जो अंटार्कटिका है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? आइस से, बर्फ से घिरा हुआ है। क्या होगा अगर ये बर्फ का थोड़ा हिस्सा क्या हो जाए? पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। तो प्रोफेसर उसकी बात को सुनकर के मुस्कुराते हैं और कहते क्या है, मोहित ये बात तो सही है कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत सारा क्या है? आइस है। इस पूरे कॉन्टिनेंट का केवल 0.4% ऐसी जगह है जो किससे नहीं कवर्ड है, जहाँ पे आइस नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब कभी भी विंटर का समय आता है जहाँ पे बर्फ़ का साइज क्या हो जाता है? अभी का डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो वहाँ के जो समुद्र होते हैं, कोस्ट पे जो समुद्रों की बर्फ़ होती है उनकी वजह से। आगे चलते हैं। द सी ice expand up to an extra 20 million square kilometers of ice around the land mass. That's 1.5 USA's, true Australians or 50 UK's worth of ice area that then breaks up the melt each year। So अब देखिए सी, अब होता क्या है? द सी आइस एक्सपैंड्स अप टू एन एक्स्ट्रा 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो वो समुद्र का जो फिर बर्फ आता है वो लगभग 20 मिलियन स्क्वायर में क्या करता है? फिर चारों तरफ फैल जाता है। और ये किसके बराबर होता है? दैट इज 1.5 ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए का 1.5 गुना
प्लस टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जितनी बर्फ गिरती है उसका 2 गुना, प्लस 50 यूकेज वर्थ ऑफ आइस एरिया, और यूके में जितना भी आइस एरिया उसका 50 गुना जितना बनाती है, इन सब के बराबर क्या करता है अंटार्कटिक का अकेले क्या करता है हर साल जो है आइस प्रोड्यूस करता है। द इंटायर ग्रुप सेट वाइड आइड, आप लोगों को भी जानकारी मिल रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग, आप लोग भी कलेक्ट करिए। सो द इंटायर ग्रुप सेट wide eyes, trying to let the fact sink in. Professor Green continued, coming back to Mohit's question. Loss of ice could have varied and extensive consequences, such as contribution to continued Arctic warming, accelerated coastal erosion due to increased wave activity, impact of large predators like polar bears, and the seals that totally depend on the sea ice cover. Intensified mid-latitude storm tracks and increased the winter precipitation in western and southern Europe and less rainfall in the American West. चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं। अब प्रोफेसर की बातें सुन करके पूरा ग्रुप क्या हो जाता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम शांति सब बैठे रहते हैं। तभी जो प्रोफेसर ग्रीन होते हैं वो मोहित के क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से क्वेश्चन कि अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा, तो उस पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही एक्सटेंसिव कॉन्सिक्वेंस हो जाएगी, यानी काफ़ी गंभीर स्थिति बन सकती है। सच एज कंट्रीब्यूशन टू कंटिन्यूड आर्कटिक वार्मिंग, इससे क्या सकता आर्कटिक यानी इस जगह की जो वार्मिंग है वो बढ़ता जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि एक्सेलरेट कोस्टल एरोजन, जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे क्या होगा इरोजन बढ़ेगा, किसकी वजह से वेव एक्टिविटी, क्योंकि जितना ज़्यादा बर्फ मेल्ट होगा पानी बनेगा वो स्पीड से समुद्र में जाएगा, उसकी वेव्स क्या होगी और तेज हो जाएंगी और कोस्टल एरोजन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी प्रीडेटर्स हैं जैसे कि पोलर बियर्स हैं, सील्स हैं, जो लोग पूरी तरह से किस पे डिपेंड हैं, आइस पे डिपेंड है, बर्फ पे डिपेंड है, इनकी लाइफ पे भी क्या पड़ेगा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ मिड लैटिट्यूड में क्या होंगे काफ़ी ज़्यादा जो है स्टॉर्म आने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। एंड इंक्रीज्ड विंटर प्रेसिपिटेशन वेस्टर्न एंड साउथर्न यूरोप, वेस्टर्न और साउथर्न यूरोप में क्या होगा ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड अमेरिकन वेस्ट और वेस्ट अमेरिकन में क्या होगा कि जो बारिश है वो बहुत ही कम हो जाएगी। एंड लेस रेनफॉल, यानी कि वहाँ बारिश बहुत कम होने लगेगी। तो ये सारे चेंजेस आएंगे अगर ये स्टॉर्म, अगर जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो जाए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद बस थोड़ा सा और रहेगा, हम लोग स्टोरी को फिनिश करेंगे। इवन द जियोग्राफी टीचर वर अमेज्ड आफ्टर लिसनिंग टू दैट। अब इसको सुन के जो जियोग्राफी टीचर थे वो भी क्या हो जाते हैं सरप्राइज हो जाते हैं, यानी कि उनको भी इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था। वन ऑफ देम स्पोक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, the global warming effect on Antarctica is 5 times as strong as anywhere else in the world। तभी जो है उनमें से एक टीचर जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक डिटेल और देते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है किसी और भाई वो हर जगह को पे अपना असर दिखाती है, तो हर जगह की तुलना में जो ये जगह है अंटार्कटिका, यहाँ पे उसका असर 5 गुना क्या होता है ज़्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने पे सबसे ज़्यादा खतरा किसे है अंटार्कटिका को है। और अगर ये जगह खतरे में आ जाएगी तो पूरी लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ भी खतरे में आ सकती है। आगे चल देखते हैं। इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल का वो डेटा शायद यहाँ की नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। द कॉन्टिनेंट हैज़ एक्सपीरियंस्ड वार्मिंग ऑफ अराउंड 4.5 और 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो पिछले जो है 50 सालों में यहाँ का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है 4.5 फ़ारेनहाइट, या फिर आप कह सकते हैं 2.5 डिग्री सेल्सियस उसने क्या किया है एक्सपीरियंस किया है। द ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट ऑन अंटार्कटिका इज रैपिडली डिक्रीज्ड इट्स आइस थिकनेस। और क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या होता है यहाँ पे जो आइस हैं उसकी जो परतें हैं डे बाय डे उसकी थिकनेस क्या हो रही है घटती चली जा रही है, यानी कि बर्फ मेल्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑन वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका कॉल्ड सिग्नी, वहाँ का एक अंटार्कटिका का एक आइलैंड है जिसे बेटा सिग्नी बोलते हैं। वहाँ पे इसका डिटेल आगे दिया जा रहा है कि द परमानेंट आइस कवर ऑफ इट्स लेक हैज़ डिक्रीज्ड बाय मोर देन 45% इन लास्ट ईयर। कितना सीरियस देखिए आगे डेटा दिया गया है कि जो आइलैंड है सिग्नी पिछले 60 साल में लगभग 45% यहाँ का जो आइस लेवल है वो क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट, अब चलते हैं हम लोग बेटा लास्ट पेज पे
और समझते हैं क्या है एंड पे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि दोबारा मेरी कोई भी वीडियो मैं अपडेट करूं तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने हर ग्रुप में जहाँ जहाँ आप इंटरलिंक्ड है, जहाँ पे इस क्लास के बच्चे हों, आप शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस लॉकडाउन में इस वीडियो का फायदा मिल सके और घर बैठे अपने वो चैप्टर्स को तैयार कर सकें। सो वन ऑफ द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग is its rising sea level, especially as most of the world's great cities are located on the coast। वो कहते क्या है कि सबसे जो टेंशन की बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है। सीधी सी बात, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे समुद्रों का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और संसार की जितने भी बड़ी सिटीज है वो कहाँ पे हैं, लोकेटेड हैं, समुद्रों के किनारे ही लोकेटेड हैं। इससे उन पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। Antarctica is the main reason that sea level are rising, as that is where the majority of the world's water is locked up in the ice, 1,000 times more than the North Pole। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आपको देखिए मिल रहा है कि ये जो पूरा देखिए अंटार्कटिका इज द मेन रीजन ऑफ जो सी लेवल जो बढ़ रहा है, जो पानी बढ़ रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो कौन है, अंटार्कटिका है। वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है। और जो अंटार्कटिका है यहाँ पे क्या है, हमारे संसार का मोस्ट ऑफ द वाटर क्या है, वहां पे बर्फ के फॉर्म में वहां पे बेटा लॉक है। अगर वो लॉक है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, हर जगह जो है फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगी। और नॉर्थ पोल की तुलना पे लगभग 1,000 टाइम्स यानी कि 1000 गुना जो है क्या है, वाटर जो है उस जगह पे क्या है, बर्फ के फॉर्म में लॉक है। अब आप खुद सोचिए, अगर वो सारा पानी अगर आपके एरिया में समुद्रों में आ गया, सोचिए क्या सिचुएशन बन सकती है। सो दोज 3 days इन द वाइट कॉन्टिनेंट बिल्ड अप मेमोरीज दैट वुड लास्ट फॉर एवर इन द माइंड्स ऑफ ईच वन ऑफ दोज हु वर देयर। आगे मोहित जो है वो लिखते हैं अपने उसमें ही कि वो जो 3 दिन जो हमने वहाँ पे उस यात्रा में बिताया था, वाकई शायद हम में से कोई भी जो है उस एक्सपीरियंस को नहीं भूलेगा। बहुत ही अमेजिंग डेटा हमें कलेक्ट करने को मिला। द एक्सपेडिशन वॉज ह्यूज सक्सेस। वो एक्सपेडिशन हमारे लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस था। मोहित एंड हिज फ्रेंड्स मैनेज टू ब्रिंग बैक अबाउट 30 kg ऑफ आइस बैक फ्रॉम अंटार्कटिका टू शो देयर टीचर्स एंड फ्रेंड्स बैक टू स्कूल। और कौन, मोहित और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर के लगभग वहां से कितने kg, 30 kg जो है 30 kg आइस भी वहां से ले आते, जिससे अपने टीचर्स को और फ्रेंड्स को स्कूल वापस आकर के दिखा सकी। 5 liters melted but they were able to save the glacier water in a sealed bag। लगभग 5 लीटर तो क्या हो गया, मेल्ट हो गया था, बट फिर भी जो रिमेनिंग ग्लेशियर का वो जो पानी था वो उन्होंने क्या किया, बैग में सेव किया। एंड द आइस वॉज केप्ट, जिसमें बर्फ रखी हुई थी। द ग्रुप केम बैक विथ द आइडियलिज्म दैट दे मेक अ डिफरेंस द ग्रोइंग दैट ग्लोबल वार्मिंग इन अ पॉजिटिव मैनर। फिर उन्होंने प्लान किया जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उस पर एक पॉजिटिव मैनर में वो कुछ वर्क करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वीडियो फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आई होप डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये कोई एक सिंपल सी स्टोरी नहीं थी कि आपको सीधा कहानी आपके दिमाग में आ जाए। और हाँ, चूंकि ऑनलाइन क्लास थी, स्टोरी भी बड़ी थी, तो आई थॉट कि ज़्यादा टाइम न लगे, दैट्स वाई मैंने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन डीप में मैंने जाके नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, किसी पार्टिकुलर वर्ड में कंफ्यूजन आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड यस, वन मोर थिंग, सब लोग जो मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके स्कूल में, आपके कहीं भी रिलेशन में कोई भी इस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सके, घर बैठे उन्हें कहीं परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन्हें देखिए ये जो एक्सरसाइज है इन सभी का PDF मैं भेज दूंगा, आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो मैं वहाँ पे भी डिटेल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। या फिर मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी आप उसको जो है उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी आपको सारी डिटेल्स मिलते रहेंगे, सारे PDFs आपको मिलते रहेंगे। So thank you so much everyone, and don't forget to like, subscribe and share again. See you with the next video.